अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़। तो बेटा, आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम 23 के सारे वेरिएंट और 24 के सारे वेरिएंट सॉल्व करेंगे, जो तकरीबन 10 पेपर्स बनते हैं। अब हो सकता है आपके ज़हन में ख़्याल आए कि सर 2 घंटे की क्लास में 10 पेपर्स कैसे सॉल्व कराएँगे? ये तो 350 क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल आप सही फ़रमा रहे हैं, ऐसा ही है। तो इसका हल मैंने ये निकाला बेटा कि 2023 एंड 2024 के जितने भी पेपर्स हैं, सबके अंदर से जो 4 मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। और हर पेपर में से अगर हम 4 क्वेश्चंस निकालें मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो ये 10 पेपर्स में मिला के टोटल 40 एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इंशाल्लाह हम ये 40 एमसीक्यूज़ कर लेंगे तो समझ लें आपको क्रक्स पता लग जाएगा इन जो है वो पेपर्स का। स्टार्ट करते हैं भाई बात। और पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं बेटा आपके लिए। कह रहा है, इन अप्रैल मीना सेंट राल्फ इनवॉइसेस फॉर 170, 240, 125 एंड अ क्रेडिट नोट फॉर 63। अगर आप देखें बेटा, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, एक मीना है और एक राल्फ है। अब हमें ये पहचानना होगा कि बेटा हम कौन है, मीना है या राल्फ है। तो इसका बेटा आंसर है रिक्वायरमेंट में, व्हाट वाज द बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट इन राल्स बुक्स। बेटा जिसकी बुक्स हैं या जिसका लेजर होता है वो पार्टी हम होते हैं। तो बेटा किसकी बुक्स हैं, यहाँ पे राल्फ की बुक्स हैं। इसका मतलब हम कौन है बेटा, हम यहाँ पे राल्फ हैं। याद रखें बेटा, जिसकी बुक्स हैं वो पार्टी हम है। अगर हम यहाँ पे राल्फ हैं तो बेटा हमें ये पहचानना है कि अब मीना कौन है, हमारे लिए कस्टमर है या सप्लायर है। मीना सेंट राल्फ इनवॉइसेस, मीना ने हमें इनवॉइसेस भेजी हैं। तो हमें कौन इनवॉइसेस भेजेगा बेटा, हमारा सप्लायर। सही है, तो पता ये चला बेटा कि हम राल्फ हैं और मीना हमारे लिए कौन है, सप्लायर है। तो उसने हमें ये 4 इनवॉइसेस भेजी हैं, एक क्रेडिट नोट भी भेजा है सेम मंथ में बेटा, जो कि हमें राल्फ हमने उसको भेजा है डेबिट नोट और चेक भेजा है। याद रखें बेटा, डेबिट नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू किसकी होती है, क्रेडिट नोट की। तो हम एज अ कस्टमर मीना को 10 दफ़ा अगर डेबिट नोट भेज भी दें, लेकिन उसकी कोई वर्थ नहीं होगी जब तक मीना हमें अगेंस्ट उसके क्या ना दे दे, क्रेडिट नोट ना दे दे। तो बेटा यहाँ क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट होता है, डेबिट नोट इंपॉर्टेंट नहीं होता। देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट एट स्टार्ट ऑफ द अप्रैल। हमें बताना है बेटा फर्स्ट मई का बैलेंस क्या था। तो सिर्फ अप्रैल के ट्रांजैक्शंस हमने लेने हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा अप्रैल का। अप्रैल का जो क्लोजिंग होगा बेटा, वो मई का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं बेटा। सारी इन्वॉइसेस को प्लस कर लें, कितनी है, 170 प्लस 240 प्लस 125, ये 3 इन्वॉइसेस हो गई। इसमें से क्रेडिट नोट बेटा माइनस कर दें। क्रेडिट नोट कब हुआ होगा, जब सेल्स रिटर्न हुई होगी। और फिर ये डेबिट नोट है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। इसके बाद बेटा जब हम चेक से पेमेंट करेंगे सप्लायर को, तो उससे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो 107 भी माइनस कर देंगे। तो कितना बच गया बेटा, 365 बैलेंस बच गया। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन मीनाज अकाउंट इन राल्स बुक्स। तो बेटा हमारी बुक्स में बैलेंस आ रहा है 365। अब सवाल ये आता है, सर ये 365 डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट। बेटा चूंकि ये मीना हमारे लिए सप्लायर है, और सप्लायर क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी होता है। तो उसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट। तो बेटा आंसर होगा इसका सी। सही है, तो हमारे पास जो मीना का अकाउंट आ रहा होगा वो परचेज लेजर में आ रहा होगा, और मीना हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस पीडी का आ रहा होगा, क्रेडिट पे आ रहा होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई। जब हम परचेज करेंगे तो ये इन्वॉइसेस होंगी, परचेज इन्वॉइसेस, उससे लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो क्रेडिट नोट होगा, उससे लाइबिलिटी कम हो जाएगी। जब पेमेंट करेंगे सप्लायर को, उससे भी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये बैलेंस बच गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये जो हम पेपर देख रहे हैं बेटा, ये फरवरी मार्च का 23 का पेपर है। आपको पता है फरवरी मार्च जो है वो आईजीसीएसई स्ट्रीम में टेस्ट होता है। हमारी स्ट्रीम में जो है वो ओ लेवल अकाउंटिंग 7707 में मार्च के अटेम्प्ट होती नहीं है।
लेकिन बेटा पेपर सेम ही होते हैं, सही है। दोनों के मई जून वाले और अक्टूबर नवंबर वाले पेपर सेम होते हैं, चाहे वो आईजीसीएसई हो, चाहे वो हमारा 7707 ओ लेवल अकाउंटिंग। शाजिया's ट्रायल बैलेंस फेल्ड टू बैलेंस एंड द डिफरेंस वाज प्लेस इन अ सस्पेंस अकाउंट। तो शाजिया का ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा। शाजिया डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द सस्पेंस अकाउंट बिफोर द एरर्स वर करेक्टेड। हमें बताना है बेटा एरर्स करेक्ट होने से पहले कौन सा बैलेंस होगा, एरर्स करेक्ट होने से पहले। जब भी बेटा इस तरह का सवाल आए कि बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर्स, तो इसके लिए बेहतर क्या होता है बेटा कि आप जो है ये जो एरर्स हैं इसकी करेक्टिंग एंट्रीज बना लें, और उसके बाद क्या कर लें भाई, सस्पेंस अकाउंट बना लें। तो आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो पता लग जाएगा। कैसे होगा बेटा, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहला एरर क्या है बेटा, चेक रिसीव हुआ है 280 हैव बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। तो क्या कह रहा है बेटा, चेक रिसीव 280। बेटा देखें, जब चेक रिसीव होता है तो बैंक जो है वो डेबिट होना चाहिए, लेकिन हमने गलती से बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये देखा जाए बेटा ये रिवर्सल का एरर है। अगर हमने बैंक को डेबिट करना चाहिए था और गलती से हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, तो अब हम बैंक को डेबिट करेंगे डबल अमाउंट से। डबल अमाउंट से क्यों करेंगे सर? अगर हमें बैंक को बेटा क्रेडिट करना चाहिए और हमने गलती से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, सॉरी डेबिट करना चाहिए और गलती से क्रेडिट किया। अगर एक बार डेबिट करेंगे तो बेटा वो जो गलती से क्रेडिट हुआ है वो कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन जब दूसरी दफ़ा डेबिट करेंगे तो जो एक्चुअली पैसे रिसीव हुए वो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे। चूँकि क्रेडिट पे कोई मिस्टेक नहीं है बेटा, जहाँ कोई मिस्टेक नहीं आती वहाँ पे क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट। तो देखा ये गया बेटा रिसेंट ईयर्स में एरर्स की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो P2 हो आपका या P1 हो, एरर्स बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है एमसीक्यूज़ पेपर में भी, तो इसको आपने समझना है। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अ चेक टू नूनू, अजीब-सा नाम है, सही, अ चेक टू नूनू 50 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन नूनूज़ अकाउंट। क्या कह रहा है भाई, चेक जो है टू नूनू, बेटा अगर हम चेक दे रहे हैं तो हम चेक किसको देंगे, सप्लायर को। तो हमें एंट्री बनानी चाहिए बेटा बैंक क्रेडिट और नूनू का अकाउंट डेबिट। तो अब देखें बैंक के बारे में तो वो साइलेंट है, तो हम अज्यूम करेंगे बेटा बैंक को हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है, लेकिन नूनू को हमने डेबिट नहीं किया। तो सर जिस नूनू को डेबिट नहीं किया उस नूनू को अब डेबिट कर दें सप्लायर को। अगर नूनू डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट पे जहाँ कुछ नहीं आ रहा वहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। जहाँ कुछ नहीं आता वहाँ पे आ जाता है सस्पेंस अकाउंट। अब हमने ये दोनों एरर्स बेटा बना लिए, करेक्ट कर लिए। अब हमने क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस नाम से, सस्पेंस के नाम से। एक छोटा सा टी अकाउंट बनाएंगे बेटा सस्पेंस के नाम से। अब हम देखते हैं बेटा सस्पेंस का अकाउंट जो है वो कैसे बनेगा। अब आप देखो बेटा सस्पेंस का हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है, तो हमें नहीं पता कौन सी साइड शॉर्ट है, डेबिट साइड शॉर्ट है या क्रेडिट साइड। तो हम एक काम करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ देंगे डेबिट पे भी और क्रेडिट पे भी। सही है, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा बेटा, जब हम ये एंट्रीज़ यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो एंड में हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अगर आप देखो पहली एंट्री में हमने सस्पेंस को क्रेडिट किया है, कितने से भाई, 560 से सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 560 से, तो रेफरेंस में क्या आ जाएगा भाई, बैंक आ जाएगा। और सेकंड एंट्री में क्या हो रहा है बेटा, सस्पेंस दोबारा क्रेडिट हो रहा है 50 से, तो रेफरेंस में क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा सप्लायर नोनो। अब इसको बेटा हम अगर हम बैलेंस करके देखें तो बिगर साइड कौन सी आ रही है सर, बिगर साइड अब आ रही है क्रेडिट। तो जो शॉर्ट साइड है वहाँ पे आ जाता है डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। तो अब आप देख लें भाई ये डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर दें, 560 और 50 कितना हो गया, ये हो गया 610। तो अब आप देखें भाई कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है, 610 बेटा ये हमारी डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है। तो डी वुड बी द राइट आंसर। सही है। तो भाई जो भी साइड शॉर्ट होगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट पे आ रहा है डिफरेंस, और क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट पे आ रहा है। अगर ये डिफरेंस बेटा हमें पहले से दिया होता 610, तो फिर हम 610 को पहले ही लिख देते। अगर वो बोल देता ट्रायल बैलेंस में शॉर्ट साइड है डेबिट, तो इसको पहले ही लिख देते। जब हम ये एरर्स दोनों करेक्ट कर लेंगे तो एंड में सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। सस्पेंस को क्लियर करना ज़रूरी है, सस्पेंस को ज़ीरो करना ज़रूरी है। अगर सस्पेंस अकाउंट में बेटा अभी भी बैलेंस सीडी आ रहा है, इसका मतलब सारे एरर्स अभी तक फिक्स नहीं हुए।
क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा अगला, और वो कह रहा है मैन्युफैक्चर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखें हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, व्हाट वाज द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडेड। हमें डिप्रिसिएशन निकालनी है बेटा इस साल की, मशीनरी की भी और लूज टूल्स की भी। तो अब पढ़ते हैं बेटा डेटा। मशीनरी पे डिप्रिसिएशन है 20% आरबीएम रिड्यूसिंग बैलेंस। आपको पता है सर, रिड्यूसिंग बैलेंस में जो हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं वो कॉस्ट पे नहीं लगाते बल्कि वो नेट बुक वैल्यू पे लगाते हैं। इसके अलावा जो लूज टूल्स हैं, लूज टूल्स के ऊपर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। और वैसे भी आपको पता है बेटा कि अगर कोई मेथड ना दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, रीवैल्यूएशन मेथड। तो पहले बेटा हम देख लेते हैं मशीनरी को, क्योंकि इसमें और कोई डेटा नहीं है। स्टार्ट ऑफ द ईयर अगर आप देखें मशीनरी की कॉस्ट दी हुई है 20,000 और अक्यूमुलेटेड डेब्ट कितनी दी हुई है बेटा, ये है 7200। तो एक काम करेंगे बेटा, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेब्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, एनबीवी आ जाएगी, नेट बुक वैल्यू। और उसमें हम लगा देंगे सीधा सीधा 20%, कोई मंथ वाला चक्कर नहीं है। तो 20% लगा दे तो कितनी आ गई, 2560। तो बेटा ए और बी में से आंसर होगा, सी और डी तो हो नहीं सकता। तो एलिमिनेशन टेक्निक आपने पढ़ी होगी, जो ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर्स हैं उनको तो एलिमिनेट कर दें। अब ए और बी में से हमें देखना है कि लूज टूल्स की डेप्रिसिएशन कितनी है, 250 या 550। तो बेटा लूज टूल्स के लिए हम नॉर्मली जो मेथड यूज करते हैं वो है रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड का बेटा एक छोटा सा फॉर्मूला है, और वो है आपका ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस डिस्पोजल माइनस क्लोजिंग। इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक बेटा मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, ओ ए डी सी। ओ ए डी सी कैसे याद रख सकते हैं, ओ एन ए लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस। कैसे भाई, ओ एन ए लेवल फ्रॉम डिफेंस कैंपस। ओ का क्या मतलब है बेटा, ओपनिंग। इसका मतलब जब ये साल शुरू हुआ तो जो एसेट पड़े हुए थे वो कितने पड़े हुए थे। अब ये कौन सा मेथड है, वैल्यूएशन मेथड है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लूज टूल्स एट वैल्यूएशन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, एसेट्स की कॉस्ट नहीं लेंगे बल्कि उसकी वैल्यू लेंगे। एडिशन, जो नया एसेट खरीदा उसकी कॉस्ट और वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब आज जितने में खरीदा वही इसकी कॉस्ट होगी, वही इसकी वैल्यू होगी। डिस्पोजल का क्या मतलब बेटा, जो एसेट हमने बेचा उसको हम माइनस करेंगे, सही है। और जितने में बेचा बेटा वो अमाउंट माइनस नहीं करेंगे बल्कि उसकी वैल्यू लेंगे। और क्लोजिंग में बेटा ईयर एंड पे जो एसेट्स बच गए उसकी भी क्या लेंगे, वैल्यू लेंगे। अगर आप एक बार पढ़ लें बेटा लूज टूल्स के बारे में क्या बताया इसने। 1 जनवरी ओपनिंग वैल्यू हमें दे दी 2100, सही। तो जब ये साल शुरू हुआ तो जो टूल्स पड़े हुए थे उनकी वैल्यू क्या थी, 2100। कह रहा है एडिशनल टूल्स इस साल बाय किए 300। तो उसूलन तो हमें ये करना चाहिए कि 300 प्लस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसने एक मस्ती की एग्जामिनर ने, कह रहा है नो डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन लूज टूल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहा है बेटा वो टूल्स जो ड्यूरिंग द ईयर इस साल खरीदे उस पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो हम यहाँ पे बेटा एडिशन नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि इसने खुद बोल दिया कि जो नए एसेट इस साल खरीदे उनको डिप्रिशिएट नहीं करना। तो फिर हम एडिशन नहीं लेंगे। नॉर्मली ये गिवन नहीं होता तो फिर ये जो हम नया खरीदा वो भी ऐड करेंगे। कोई टूल्स यहाँ पे बेटा बेचे नहीं है। अगर बेचे होते तो उसको माइनस कर देते, उसकी वैल्यू माइनस करते। वैल्यू दी हुई होगी या बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू, बात एक ही है। और ईयर एंड पे बेटा कितने टूल्स रह गए, कह रहा है बेटा ईयर एंड पे जो टूल्स रह गए मोर देन 12 मंथ्स ओल्ड, ये पुराने वाले टूल्स हैं। ये जो नया खरीदा 300 ये नहीं है। इसके अलावा टूल्स रह गए, वो कितने हैं, 1850। तो ये लिख देंगे बेटा टूल्स की वैल्यू 1850। बड़ी सिंपल लॉजिक है बेटा। आपने एक चीज़ खरीदी $2100 की और वो रह गई एक साल के बाद कितने की, 1850 की। तो कितनी वैल्यू गिर गई भाई, 250 वैल्यू गिर गई। इसका मतलब डेप्रिसिएशन होगी यहाँ पे 250, सही है। तो यहाँ पे जो हमने नया टूल खरीदा वो हमने ऐड नहीं किया। तो आंसर क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया ए। मशीनरी की आ गई 2560, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और लूज टूल्स की रीवैल्यूएशन मेथड 250। अब इसमें नई चीज़ ये थी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एडिशन प्लस कराए, आपसे ज़रूरी कराए। यहाँ पे इसने खुद बोल दिया कि जो टूल्स बाय कर रहे हैं उनको डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो नॉर्मली एडिशन भी हम ऐड करते हैं, सही। एडिशन भी ऐड करते हैं तो फिर आंसर ये हो जाता, 550 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं बेटा। द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ जूली ऑन 1 जुलाई 2021 इंक्लूडेड द फॉलोइंग। अगर आप देखो बेटा यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, जूली का ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हुआ है। क्या कह रहा है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स एट 30 जून 22 वर 58,500,
ऑफ विच 500 शुड बी रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल डेट। क्या कह रहा है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स जो हमारे पास ईयर एंड पे दिए हुए हैं 30 जून 2022 में, वो कितने हैं भाई? वो हैं 58,500, जिसमें से 500 जो है उसको हमने क्या करना है? राइट ऑफ करना है। जूली वांट्स टू मेंटेन हर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 2% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्या कह रहा है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने मेंटेन करना है एट 2%, सही है। तो बेटा बताना है व्हाट वाज द चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 30 जून 22। क्या बताना है बेटा, हमने ये बताना है कि ईयर एंड पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में चेंज आ रहा है वो कितना है, मतलब हमने बताना है डाउट बढ़ गया या कम हो गया। तो अब हम ये देखते हैं बेटा, पहले तो हम ओपनिंग डाउट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखें जब ये साल शुरू हुआ तो हमारे पास रिसीवेबल्स कितने पड़े हुए थे बेटा, 64,200, और कितना परसेंट डाउट था, 2%। तो इस पे लगा देते हैं बेटा 2%, तो ये ओपनिंग डाउट आ जाएगा 64,200 पे लगा देंगे। कितना परसेंट, 2%। कितना आ गया बेटा 2%, ये आ गया 1284। कितना आ गया 1284। और अब हम देखते हैं कि इस साल क्या हुआ। इस साल वो कह रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स है 58,500, जिसमें से 500 तो क्या हो गया बेटा, बैड डेट हो गया। तो हम एक काम करेंगे, 58,500 में से पहले 500 माइनस कर देंगे। कितना बच गया, 58,000 बच गया। अब 58,000 पे लगा देंगे हम 2%, ऐसा ही है। 58,000 पे 2%। अगर आप देखें ओपनिंग प्रोविजन तो हमें यहाँ पहले से भी गिवन था, बस हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि 1284 कहाँ से आया होगा, ओपनिंग आया होगा। अब हमने क्लोजिंग लगाना है बेटा। 58,000 पहले आपको पता है बैड डेट माइनस करते हैं, इरिकवरेबल, फिर हम परसेंटेज लगाते हैं। तो इस साल कितना डाउट हो गया, 1160। तो जो डाउट बेटा पहले 1284 था, अब वो कितना हो गया, 1160 हो गया। अगर आप देखें डाउट बढ़ गया या कम हो गया, डाउट कम हो गया, 1284 से 1160 हो गया। तो चेंज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हमें बताना है बेटा डाउट बढ़ गया या कम हो गया। डाउट कम हो गया हमारा बेटा, तो डिक्रीज हो गया 124 से, तो बी वुड बी द राइट आंसर। और आपको ये भी पता है अगर डाउट कम हो गया तो हमारे लिए अदर इनकम होता है। तो यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा इनकम होता है या एक्सपेंस, सिर्फ आपसे पूछा डाउट बढ़ गया या कम हो गया। तो आंसर हो गया बेटा आपका बी। तो 19 का आंसर हो गया बी। 19 के बाद बेटा हम जाते हैं अगले पेपर के ऊपर। अगला पेपर है फरवरी मार्च के बाद हमारे पास मई जून का 23 वेरिएंट 11। सही है, पहले वेरिएंट 11 देख रहे हैं। अ ट्रेडर इशूज एन इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपको पता है जब भी हम क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं तो इनवॉइस होती है, जब हम कैश पे सेल करते हैं तो इनवॉइस की जगह क्या होता है, रिसीट होता है। फुल प्राइस या लिस्ट प्राइस क्या होती है बेटा, 2500। ये वो प्राइस है जिसमें से अभी तक कोई डिस्काउंट माइनस नहीं हुआ, या तो फुल प्राइस बोलेगा या लेस प्राइस बोलेगा, बात एक ही है। द ट्रेडर अलाउ अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। ट्रेड डिस्काउंट कितना दे रहे हैं भाई हम अपने कस्टमर्स को, 15%। और कैश डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, 4%। आपको पता होगा बेटा इन दोनों डिस्काउंट्स में डिफरेंस, एक बार रिपीट कर लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है वो रेगुलर कस्टमर को दिया जाता है, वो बाइंग या सेलिंग के वक्त दिया जाता है। उसको कहीं पे भी हम रिकॉर्ड नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो नॉर्मली ट्रेडर को दिया जाता है, जिसकी अपनी शॉप है, जो आगे कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा बल्कि आगे सेल करने के लिए खरीद रहा है। तो ये रीजंस हैं ट्रेड डिस्काउंट देने के। या तो हम जो बल्क में गुड्स सेल कर रहे हैं तो ये रीजंस है। और कैश डिस्काउंट बेटा अर्ली पेमेंट के ऊपर होता है। कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है। दो तरह के कैश डिस्काउंट होते हैं बेटा, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। एक होता है डिस्काउंट रिसीव, जो हमारे लिए इनकम होता है। क्या कह रहा है बेटा, विच अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल। तो याद रखो बेटा, जब भी सेल्स जर्नल हो या परचेज जर्नल हो या सेल्स रिटर्न जर्नल हो या परचेज रिटर्न जर्नल हो, तो सिर्फ एक डिस्काउंट माइनस होगा बेटा, वो है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो अगर आप देखें बेटा, लिस्ट प्राइस या फुल प्राइस क्या है, 2500। इस पे 15% डिस्काउंट लगाना है, तो इसका 15% लगाया है तो ये आ गया 375। 2500 में से 375 माइनस कर दें तो ये आ गया 2125। ये भी कर सकते थे कि 2500 का डायरेक्टली लगा देते हैं 85%। 85 क्यों बेटा, अगर 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 85%। तो याद रखें जब भी हम सेल्स या परचेज या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करेंगे। ये डिस्काउंट तो अलग से रिकॉर्ड होता है कैश बुक में, और ये तो जब की बात है कि जब हम टाइम पे पैसे हमारा कस्टमर हमें देगा,
वरना अभी हमने उसको कितने में गुड्स बेची हैं, 2125। और जब बाद में अगर कैश डिस्काउंट भी लगाना होगा तो वो 2500 पे नहीं लगेगा, बल्कि 2125 पे लगेगा 4%। अगर हमारा कस्टमर हमें टाइम पे पैसे देगा तो कितना डिस्काउंट होगा, तो फिर 85 का डिस्काउंट होगा, सही है। लेकिन उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। सी इज द राइट आंसर। नाइला प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 अगस्त। तो बेटा हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें बताना है व्हाट वाज द क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो बेटा जैसा कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा डेटा देख के, ये कौन सा टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन। बेटा ये जो बीआरएस टॉपिक होता है, इसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो दो तरीके से करते हैं बेटा। या तो हमें बनानी होगी अपडेटेड कैश बुक, या तो हमें बनानी होगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। या तो हम बनाएंगे बेटा अपडेटेड कैश बुक, या तो बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो देखें, अगर हमसे कैश बुक का बैलेंस अपडेट करवा रहा है तो उसके लिए अपडेटेड कैश बुक बनाते हैं हम नॉर्मली। लेकिन अगर सवाल में हमें दिया हुआ हो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मांगा हो, सही है, तो जब भी बैंक स्टेटमेंट इन्वॉल्व हो गया तो फिर अपडेटेड कैश बुक से काम नहीं होगा, तो फिर हमें जो है वो बीआरएस बनानी पड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है और हमने कौन सा बैलेंस निकालना है, बैंक स्टेटमेंट। तो भाई वो कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, कैश बुक भी आता है और बैंक स्टेटमेंट भी आता है, वो होता है बीआरएस। अब बीआरएस को बनाने के दो तरीके बेटा। पहला तरीका ये है कि जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो ये है कि आप चलें अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। कैसे स्टार्ट करते हैं बेटा, हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक, सही है। तो ये फॉर्मेट है इसका, बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक से आप चलेंगे। और उसके बाद क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बेटा अनप्रेजेंटेड चेक्स, याद है, और लेस कर देते हैं अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स। तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है बेटा, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये इसका फॉर्मेट होता है बेटा किसका, बीआरएस का। और इसके अंदर बेटा एक और भी चीज़ आ सकती है इनके अलावा, और वो आ सकता है बैंक एरर। अगर एरर बेटा बैंक से हुआ है तो हम इसकी करेक्शन कहाँ पे करेंगे, बीआरएस में करेंगे। और अगर एरर हमसे हुआ है कैश बुक में तो इसकी करेक्शन हम कहाँ करेंगे बेटा, कैश बुक में करेंगे। तो अब हम देखते हैं बेटा कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, आपको पता है बेटा अगर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो वो पॉजिटिव बैंक बैलेंस है। अगर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस है तो वो कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैंक बैलेंस। उसके बाद बेटा अगर आप देखो सवाल में अनप्रेजेंटेड चेक्स दिया हुआ है। अनप्रेजेंटेड क्या होता है बेटा, हमने सप्लायर को चेक दिया लेकिन उन्होंने वो चेक अभी तक बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया। क्यों नहीं प्रेजेंट किया बेटा, इसका मतलब या तो सप्लायर के पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी चल रहा है, या तो जो है उसको भी पैसों की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी जब वो चेक कैश कराएगा, या तो उसका चेक कहीं आगे पीछे रख दिया, उसने मिसप्लेस हो गया है, जैसे ही इसको चेक मिलेगा वो ढूंढ रहा है, वो जाके चेक कैश कराएगा। तो अब आप देखो बेटा, जब हमने सप्लायर को चेक दिया होगा तो हमारे हिसाब से तो उसने चेक कैश करा लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने तो बैंक को कम कर दिया होगा, लेकिन हमें पहुंचना कहाँ है बेटा, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस पे। हमारे हिसाब से 175 चले गए कैश बुक बैलेंस के हिसाब से, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी तक पैसे गए नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, जिसको अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स भी कहते हैं, सही है, वो कौन होते हैं बेटा, वो हमारे कस्टमर होते हैं। ये जो अनप्रेजेंटेड अभी हमने डिस्कस किया ये हमारे सप्लायर होते हैं, और अनक्रेडिटेड कौन होते हैं बेटा, हमारे कस्टमर होते हैं। तो बेटा कस्टमर जो है उसने हमें कैश दिया या चेक दिया, वो हमने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया, सही है। तो मेरे हिसाब से तो पैसे आ गए, लेकिन बैंक के हिसाब से ये पैसे अभी तक आए नहीं है। तो फिलहाल बेटा टेम्पररी तौर पे हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिलहाल टेम्पररी तौर पे हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये अनक्रेडिटेड है। माइनस क्यों कर रहे हैं बेटा, मेरे हिसाब से पैसे आ गए लेकिन बैंक के हिसाब से अभी तक पैसे आए नहीं हैं, तो इसलिए मैं फ़िलहाल इसको माइनस कर रहा हूँ। अब ये जो एरर है इसका देखना है हमें क्या करना है, एरर पे हम रट्टा नहीं लगा सकते, सही है। बस ये देख लें कि हमने कैश बुक को और बैंक स्टेटमेंट को बराबर करना है, सही है।
बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को बराबर करना है। कह रहा है इंटरेस्ट चार्ज इन एरर बाय द बैंक। बैंक ने बेटा हमें इंटरेस्ट दिया नहीं है, बल्कि हमारे अकाउंट में से गलती से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब देखो, बैंक ने हमारे अकाउंट में से $10 माइनस कर दिए, लेकिन हमने तो ये गलती नहीं की। तो फिलहाल टेम्पररी तौर पे मेरा और बैंक का हिसाब मिलाने के लिए हम भी क्या करते हैं, ये पैसे अपने कैश बुक में से माइनस कर देते हैं। सही, क्यों माइनस कर रहे हैं? चूंकि बैंक ने माइनस किए हुए हैं, अगर हम भी माइनस कर देंगे तो हमारा और बैंक का हिसाब सेम हो जाएगा। हमने ऑल्दो कैश बुक के अपने रिकॉर्ड्स को एडिट नहीं कर रहे, सिर्फ बीआरएस में ये जो 3 डिफरेंसेस होते हैं बेटा, ये कहलाते हैं टेम्पररी डिफरेंसेस। सही है, तो टेम्पररी तौर पे हम इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ताकि ये पता लग जाए कि अब हमारे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में इनके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं है। और बैंक को जाके हम फिर ये बता देंगे कि आपने गलती से नाजायज़ हमारे अकाउंट में से पैसे काटे, तो बैंक ये पैसे हमारे अकाउंट में दोबारा क्रेडिट कर देगा। सही है, तो 175 प्लस करना है बेटा, और बाकी 2 चीज़ें माइनस करनी है इसमें से। तो कितना बच गया? 190 बच गया। तो बैलेंस एज़ पर बैंक स्टेटमेंट आ गया 190। और आपको ये भी पता होगा बेटा कि ये जो कैश बुक का बैलेंस था, ये डेबिट था, पॉजिटिव। और ये जो पॉजिटिव बैलेंस है, ये बैंक स्टेटमेंट में आ रहा होगा क्रेडिट पे। ये तो आपको पता ही है कि हमारे लिए बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट है, और बैंक के लिए वही पैसा क्या है, लायबिलिटी। तो कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है, और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव होता है। तो ए इज द राइट आंसर। सही है जी। थोड़ा-सा हमने इसको डिटेल में देख लिया, ताकि आगे हमें बीआरएस वाले सवालों में प्रॉब्लम ना हो। अब ये जो क्वेश्चन है, ऑल्दो हम ये 2023 का पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कुछ क्वेश्चंस बेटा रिपीट भी होते हैं कैम्ब्रिज एग्ज़ाम्स में। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत पहले भी आ चुका है 1-2 दफ़ा। अनलिमिटेड कंपनी, बेटा कंपनी का सवाल है, देखते हैं। इश्यूड शेयर कैपिटल दिया हुआ है 50,000 शेयर्स, एक शेयर है $1 का। ये $1 कहलाती है बेटा नॉमिनल वैल्यू। सही है, ये कहलाती है पार वैल्यू। इसका मतलब जब ओरिजिनली हमने शेयर इशू किया था, तो $1 पे इशू किया था। तो 50,000 इंटू $1 करेंगे, कितना आ जाएगा? $50,000। इस साल कितना प्रॉफिट कमाया बेटा? 13,000। कितना ट्रांसफर कर दिया बेटा जनरल रिजर्व में? $6,000। इंटरिम बेटा ऑर्डिनरी डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? वो डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर हमने पे कर दिया, वो कितना था भाई? 3,000। क्या कह रहा है बेटा? ईयर एंड पे इट वाज डिसाइडेड टू यूज द रिमेनिंग प्रॉफिट। कह रहा है बेटा जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, उसको हम यूज करेंगे टू पे फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड। तो एक इंटरिम डिविडेंड होता है जो ड्यूरिंग द ईयर होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है जो एंड ऑफ द ईयर होता है। तो हमें बताना है बेटा विच परसेंटेज फाइनल डिविडेंड वुड द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिसीव। तो आपको बताना है बेटा इनमें से फाइनल डिविडेंड कौन सा होगा। अब ये फाइनल डिविडेंड कैसे आएगा? सबसे पहले देखो बेटा, इस साल हमने प्रॉफिट कमाया कितना? 13,000। इस 13,000 में से हमने क्या किया, वो बता रहा है बेटा। सबसे पहले तो आपने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिज़र्व में 6,000। तो बेटा 13 में से 6,000 तो चले गए, जनरल रिज़र्व में कितना बचा? 7,000। क्या पूरे 7,000 का सर फाइनल डिविडेंड पे किया? नहीं, बेटा 3,000 हमने पे कर दिया इंटरिम डिविडेंड। तो 13 में से बेटा 6 भी माइनस कर दिया और 3 भी माइनस कर दिया। तो अगर आप देखो बेटा, इस साल प्रॉफिट कमाया कितना था? 13,000 अर्न किया था, जिसमें से 6,000 जनरल रिज़र्व में चला गया, और 3,000 कहाँ चला गया बेटा? इंटरिम डिविडेंड। अब बेटा अगर आप देखो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? सिर्फ 4,000 बचा। अब ये जो 4,000 बच गया बेटा, इसको हम पे कर देंगे एज अ फाइनल डिविडेंड। हमें ये नहीं बताना कि कितना फाइनल डिविडेंड पे किया, हमें बताना है एज अ परसेंटेज बताओ। तो याद रखो, जब भी वो डिविडेंड की परसेंटेज बोलेगा, तो डिविडेंड को हम डिवाइड करेंगे किससे? शेयर कैपिटल से। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? शेयर कैपिटल से। जैसे अगर आपको याद हो बेटा, जब हमने लोन होता है और लोन पे इंटरेस्ट निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं? जो लोन का अमाउंट होता है उस पे परसेंटेज लगाते हैं, तो क्या आ जाता है? इंटरेस्ट। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है बेटा, कि अगर हमने डिविडेंड पे करना है और वो हमें परसेंटेज दी हुई होगी, तो हम क्या करेंगे? जो कैपिटल है उस पे हम इनमें से कोई परसेंटेज लगाएंगे, तो ये डिविडेंड आ जाएगा। और अगर हमने बेटा डिविडेंड फाइंड करना हो, सॉरी परसेंटेज फाइंड करनी हो, तो कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली ये वर्किंग करके बता देता हूँ। जैसे अगर आपको याद हो, जैसे हम डिविडेंड पे करते हैं या इंटरेस्ट पे करते हैं, तो नॉर्मली तो वो डिविडेंड हमें बता देता है पर शेयर बेसिस पे, सही है ना?
लेकिन अगर वो डिविडेंड बता देता है परसेंटेज पे, तो डिविडेंड कैसे निकलेगा? जो कैपिटल होता है बेटा, शेयर कैपिटल, और अगर हमें परसेंटेज दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है बेटा, परसेंटेज फाइंड करनी है। तो मैथमेटिकली ये परसेंटेज कैसे निकल सकती है? ये जो परसेंटेज है, इसको आइसोलेट करना है। जो शेयर कैपिटल बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर कैपिटल। सही है। तो जितना बेटा हमने फाइनल डिविडेंड देना है वो कितना है, 4000। 4000 को डिवाइड कर दो बेटा $50,000 से, तो ये आ रहा है 0.08। चूंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा। तो कितना परसेंट आ गया बेटा, 8%। तो इस साल बेटा जो फाइनल डिविडेंड की परसेंटेज है वो है 8%। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरिम डिविडेंड की परसेंटेज कितनी है, तो इंटरिम डिविडेंड कितना है सर, 3000। अगर इसको डिवाइड कर दें 50,000 से, तो ये आ गया 0.06, तो ये आ गया 6%। अगर मैं आपसे पूछूं सर टोटल डिविडेंड की परसेंटेज बताओ, तो टोटल में बेटा ये दोनों ऐड हो जाएंगे। कौन कौन से, इंटरिम भी ऐड हो जाएगा 3000, और फाइनल भी ऐड हो जाएगा। तो 3 + 4 कितना हो गया बेटा, 7000 हो गया। टोटल डिविडेंड 7000 को 50K से डिवाइड कर दें, तो ये आ रहा है 0.14, मतलब 14%। अब देखें ये भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन चूंकि इसने फाइनल डिविडेंड की परसेंटेज पूछी हुई है और जो है टोटल डिविडेंड की नहीं पूछी हुई, तो 8 होगा। और इंटरिम की जो परसेंटेज आ रही है वो 6 आ रही है। 8 + 6 कितना आ रहा है, 14। तो अगर टोटल डिविडेंड बोले तो 14% आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है, 8%। तो आई होप बेटा यहाँ पे जो है ये हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम जाते हैं 31 के ऊपर। अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, हाउ मच इज द नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, आपको पता है कि जो टोटल सेल्स होती है उसका अगर हम लगा दें परसेंटेज नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती है। यही होता है फॉर्मूला, अगर आपको याद हो। एनपी मार्जिन का फॉर्मूला याद है बेटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलता है बेटा, नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला जो न्यूमरेटर होता है उसमें आ जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। सही है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है बेटा, डिनोमिनेटर में आ जाता है टोटल सेल्स या रेवेन्यू जिसको आप कहते हैं, और फिर मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, 100। तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब आप देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे गिवन है 30%, ये लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है वो हमने फाइंड करना है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेल्स। अब यहाँ पे बेटा एक मुश्किल बात यह है कि इन्होंने क्रेडिट सेल्स बता दी जो कि है 36,000। कैश सेल इन्होंने बताई 10% ऑफ टोटल सेल, लेकिन टोटल सेल्स नहीं बताई। तो याद रखो बेटा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन निकलता है वो तो टोटल सेल्स पे निकलता है, वो क्रेडिट सेल्स पे तो नहीं निकलता। वो किस पे निकलता है भाई, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो तो टोटल सेल्स पे निकलता है। अब टोटल सेल्स कैसे आएगी भाई, आप सोच सकते हैं। टोटल सेल्स, टोटल सेल्स के लिए बेटा हम ये कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई कर सकते हैं। वो कह रहा है बेटा अगर 10% कैश सेल है टोटल में से, तो 90% क्या होगी बेटा, क्रेडिट सेल होगी। अगर टोटल की 10% सेल्स कैश पे हो रही है, तो 90% किस पे हो रही होगी बेटा, क्रेडिट पे हो रही होगी। एक काम करेंगे, ये जो 36,000 है ये कितना परसेंट है बेटा, ये 90% है। तो अगर 36,000 90% है, तो क्या 100% निकाल सकते हैं। 36,000 को बेटा अगर डिवाइड कर दें 90% से, तो टोटल सेल्स कितनी आ जाएगी बेटा, 100% आ गई 40,000। कितनी आ गई, 40,000। तो ये 40,000 आ गई टोटल सेल। अब एक्स निकालने के लिए क्या किया जाएगा बेटा, अब 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से। तो 40,000 जो टोटल सेल्स है उसका 30% क्या है बेटा, हमारा नेट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया बेटा, वो आ गया 12,000। तो आंसर आ गया डी। तो देखें अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था कि यहाँ पे टोटल सेल्स नहीं दी हुई थी, वो हमें पहले फाइंड करनी थी। सही है जी, तो ये आंसर हो गया हमारा 12,000। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 है ताहिर के नाम से, और हमारे पास मई जून 23 आ गया बेटा। अब सॉरी जी 23 का पेपर है और वेरिएंट 1 2 आ गया 1 1 के बाद। तो कह रहा है बेटा ताहिर प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, ही एंटर्ड बोथ द बैलेंस ऑन द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 900
एंड द बैंक ओवरड्राफ्ट कॉलम इन द रॉन्ग कॉलम। देखें अब ये मुश्किल सवाल है थोड़ा। तो कह रहा है बेटा एक ट्रायल बैलेंस बनाया, डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट होता है उसको रॉन्ग साइड पे लिख दिया, मतलब क्रेडिट पे लिख दिया, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है बेटा वो क्रेडिट होता है जो कि लाइबिलिटी है, उसको क्या कर दिया हमने, डेबिट पे लिख दिया। कह रहे विच टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस वाज हायर, आपको बताना है बेटा कि कौन सा टोटल ज्यादा था, and what was the amount of the difference between the debit total and the credit total। तो देखें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, मुश्किल सवाल है, तो देखते हैं बेटा कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं कि अपनी तरफ से जो है ना वो एक डमी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, सही है। तो फॉर एग्जांपल पहले तो ये देखते हैं कि हमने क्या-क्या गलती की है। डिस्काउंट अलाउड बेटा जो कि डेबिट होता है, उसको हमने गलती से कहाँ लिख दिया भाई? क्रेडिट पे लिख दिया, ऐसा ही है? तो डिस्काउंट अलाउड बेटा डेबिट पे पहली बात है हमने नहीं लिखा। डेबिट पे ना लिखने की वजह से क्या हो गया बेटा? डेबिट साइड शॉर्ट हो गई। अगर हम डिस्काउंट अलाउड लिखते ही नहीं तो क्या होता? सही है, ना डेबिट पे लिखते ना क्रेडिट पे लिखते, क्या होता? तो डेबिट पे ना लिखने की वजह से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, और अब हमने उसको गलती से क्रेडिट पे भी लिख दिया। तो ये देखा जाए तो ये डबल मिस्टेक की है बेटा। डेबिट पे सिर्फ ना लिखते, क्रेडिट पे भी नहीं लिखते, तो डेबिट साइड 9 से 900 से शॉर्ट होती, लेकिन क्रेडिट पे लिखने की वजह से क्या हुआ? वो ये हुआ कि डेबिट साइड जो है और शॉर्ट हो गई या क्रेडिट साइड और बढ़ गई। तो देखें, देखा जाए तो इसका डबल इफ़ेक्ट आया, सही है? डेबिट पे ना लिखने की वजह से डेबिट साइड शॉर्ट हो गई, और गलती से क्रेडिट पे लिखने से क्रेडिट साइड बढ़ भी गई, तो डेबिट साइड ज़्यादा शॉर्ट हो गई, तो डबल इफ़ेक्ट आ रहा है। सेकंड बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट जो कि लायबिलिटी है, वो क्रेडिट पे आनी चाहिए, तो अगर हमने लिखा नहीं, ना क्रेडिट या डेबिट कहीं नहीं लिखा, तो क्रेडिट साइड बेटा शॉर्ट हो गई, लेकिन उसको गलती से हमने रॉन्ग कॉलम में लिख दिया, तो डेबिट पे लिख दिया, तो इससे क्या हो गया बेटा? डेबिट साइड जो है वो बढ़ गई। ऐसा ही। तो देखें अब यहाँ पे जो है वो डबल मिस्टेक हो गई। अब हम देखते हैं कि नेट इम्पैक्ट क्या हुआ है। अगर हम नेट इम्पैक्ट निकाल सकें इसका, नेट इफेक्ट अगर आप देखो बेटा, डेबिट साइड यहाँ पे 900 से कम हुई है और 750 से बढ़ गई। तो ओवरऑल अगर आप देखो कितने से कम हो रही है, ओवरऑल कम हो रही है ना, ओवरऑल कम हो रही है बेटा 150 से, और ये वाली साइड ओवरऑल बढ़ रही है कितने से बेटा? 150 से, ऐसा ही। ये साइड बेटा क्या हो रही है? डिक्रीज़ ज़्यादा है, इंक्रीज़ कम है, ओवरऑल डिक्रीज़ है, और क्रेडिट साइड में अगर आप देखो ओवरऑल इंक्रीज़ है, सही है? तो अब अगर आप देखें कि टोटल अमाउंट ऑफ डिफरेंस, अब डिफरेंस 150 होगा या डिफरेंस 300 का होगा, 300 का। बेटा अगर आप देखो सिर्फ डेबिट साइड कम हो जाती और क्रेडिट पे कुछ ना होता, तो डेबिट कम होने से डेबिट कम हो गई, तो इसका मतलब बेटा क्रेडिट जो है वो बढ़ गई। लेकिन हमने क्या किया कि एक तो डेबिट को कम भी किया, फिर क्रेडिट को बढ़ाया भी, तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट होगा 300 का इम्पैक्ट होगा। आपको बताना है बेटा डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट टोटल दैट वाज हायर, तो कौन सी साइड ज़्यादा होगी बेटा? क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी। देखिए क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, सही है। अब अगर आपको ये डाउट हो रहा है सर ये 150 का डिफरेंस क्यों नहीं आ रहा है, 300 का क्यों आ रहा है, तो बेसिकली ये रिवर्सल है। रिवर्सल में आपको पता हो डबल इफेक्ट होता है। एक और तरीके से आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये अज्यूम करें कि डेबिट साइड का टोटल जो है वो था 1000, कितना था? 1000, और अगर ये एरर्स नहीं होते और क्रेडिट साइड का भी टोटल क्या होता है? 1000 होता। अज्यूम करें बेटा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का जो करेक्ट टोटल था वो था 1000। अब अगर आप देखो हमने क्या मिस्टेक की, पहली बात ये है कि डेबिट का टोटल 1000 आना चाहिए था, लेकिन 150 से कम कर दिया, तो डेबिट साइड कितनी हो गई? 850 हो गई, और क्रेडिट साइड का टोटल बेटा 1000 के बजाय 150 बढ़ा दिया, तो 1000 से 150 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 1150। तो अब क्या ख्याल है 300 का डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? तो अगर आप देखो एक चीज़ 850 के बजाय कितनी हो गई भाई? 1150, तो कितने से बढ़ गई भाई? 300। तो अब आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा? क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है बाय 300। तो ये आ गया बेटा ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल था ये। ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एरर्स जो है वो काफ़ी मुश्किल टॉपिक है।
Khalid made entries in the suspense account to correct two errors found in his ledger accounts. Once the errors were corrected, the suspense account was closed. Which entry was made in the suspense account to balance the trial balance? बेटा वो ये नहीं कह रहा कि सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करने के लिए क्या एंट्रीज बनानी है, वो ये कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए सस्पेंस अकाउंट में क्या एंट्री बनेगी। तो बेटा अगर आपको याद हो कि जब भी इस तरह का एरर आता है तो बेहतर ये है कि पहले आप एंट्रीज बना लेते हैं, फिर हम सस्पेंस अकाउंट का ओरिजिनल डिफरेंस निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ओरिजिनल डिफरेंस निकालना है। पहला एरर क्या है बेटा, 700 की सेल्स हुई थी, हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम सेल्स अकाउंट। तो बेटा 700 की अगर हम सेल्स कर रहे हैं, हमने ओमिट कर दी फ्रॉम सेल्स अकाउंट, तो बताएं सेल्स को बढ़ा दिया या कम कर दिया। 700 की सेल्स थी, ओमिट कर दी फ्रॉम सेल्स अकाउंट, तो सेल्स को कम कर दिया ना, तो सर कोई मसले वाली बात नहीं है। अब सेल्स को बढ़ा देते हैं। सेल्स जब बढ़ती है तो वो क्या होती है बेटा, क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जा रही हैं। और सिर्फ मिस्टेक बेटा सेल्स अकाउंट में थी, डेबिट पे कोई मिस्टेक नहीं है। जहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी वहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड एरर देखते हैं बेटा, एरर 2 में हमने क्या करना है, कह रहा है परचेज जर्नल को ओवरकास्ट कर दिया। परचेज जर्नल में क्या आता है बेटा, क्रेडिट परचेज आती है, परचेज को बढ़ा दिया, अब परचेज को क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। परचेज को कम करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने से बेटा, परचेज को हमने कम कर दिया 550 से। अगर परचेज को अब हम कम कर रहे हैं, क्रेडिट, डेबिट पे कुछ नहीं आ रहा, तो वहां पे क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस अकाउंट। जहां कुछ नहीं आता बेटा वहां पे क्या आ जाता है, सस्पेंस। आपको पता है एरर नॉट अफेक्टिंग में तो सस्पेंस नहीं आता, कहाँ आता है सस्पेंस, एरर अफेक्टिंग। तो अब हम एक सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और ये एंट्रीज जो हम लिख देते हैं, इसमें पहली एंट्री में सस्पेंस डेबिट हो रहा है, सही, एक लाइन छोड़ देते हैं जहाँ पे ओरिजिनल डिफरेंस आएगा, रेफरेंस में सेल्स आ गया। सेकंड एंट्री में दोबारा सस्पेंस डेबिट हो रहा है बेटा, कितने से, 550 से, और रेफरेंस में क्या आ जाएगा बेटा, परचेजेस। अगर आप देखो बेटा बिगर साइड कौन सी आ रही है, डेबिट या क्रेडिट, बिगर साइड आ रही है सर हमारे पास डेबिट, ऐसा ही है। तो बिगर साइड कितनी आ गई, अगर आप चेक करें, बिगर साइड आ गई हमारी, डेबिट आ रही है 1250, ऐसा 1250 बड़ी साइड आ रही है। जो बड़ी साइड है बेटा वो दोनों जगहों पे आ जाएगी 1250, सही है। और जो डिफरेंस होगा बेटा वो हमेशा आ जाता है शॉर्ट साइड। जो शॉर्ट साइड है बेटा वहां पे आ जाता है डिफरेंस ऑन ट्रायल बैलेंस। तो इसका मतलब बेटा जो शॉर्ट साइड होगी ट्रायल बैलेंस में वो होगी क्रेडिट साइड, सही है। तो बी आंसर होगा बेटा। अगर वो हमें ये पूछता कि ये बताओ विच एंट्री वुड बी मेड इन द सस्पेंस अकाउंट टू बैलेंस द सस्पेंस अकाउंट या टू क्लियर द सस्पेंस, तो फिर आता बेटा सस्पेंस अकाउंट को 1250 से डेबिट करना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा कि बेटा सस्पेंस अकाउंट में क्या एंट्री बनाएंगे, वो कह रहे ट्रायल बैलेंस में क्या एंट्री बनेगी। तो याद रखो बेटा जब भी ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होता, जितने से बैलेंस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस डाल देते हैं वहां पे। तो यहाँ जब ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा होगा तो क्रेडिट साइड शॉर्ट होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये। और जब हम ये एंट्रीज करेक्ट कर लेंगे तो एंड में दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। सही है जी, तो बेटा बी इज द राइट आंसर। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ए बी लिमिटेड कंपनी अकाउंट का सवाल है, पेड डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ 1400। डिबेंचर बेटा लोन होता है, बैंक लोन की तरह की चीज होती है। ये वो लोन होता है जो हम जनरल पब्लिक से ले रहे हैं, बैंक से नहीं ले रहे। बहरहाल इसका ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बैंक लोन की तरह होता है, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। और ये सिर्फ कंपनीज में होता है, सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में नहीं होता, सिर्फ कंपनीज में होता है। तो बेटा इस साल डिवेंचर इंटरेस्ट कितना पे किया हमने, 1400। एट द एंड ऑफ द ईयर डिवेंचर इंटरेस्ट ऑफ 700 वाज अक्रूड। तो अगर आप देखो बेटा 1400 वो इंटरेस्ट है जो पे कर चुके हैं, और 700 अक्रूड भी है। तो आपको पता है बेटा जो इनकम स्टेटमेंट होती है, जिसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी वर्ड यूज करता है एग्जामिनर नए सवालों में। तो अब आप देखें बेटा कि इसमें तो टोटल जाएगा कि 1400 जो पे कर दिया वो, और जो अक्रूड है वो भी जाएगा। अक्रूड क्यों प्लस करते हैं, इसका मतलब ये है इस साल का जो टोटल इंटरेस्ट बनता है वो कितना है, 2100, जिसमें से बेटा 1400 पे हो गया, और जो बाकी पे नहीं हुआ वो आगे हम पे कर देंगे, वो करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा पूरा 2100। सोसाई जो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, उसमें इक्विटी से रिलेटेड चीजें आती हैं, उसमें डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं आता, उसमें डिविडेंड आता है। सही है, तो आंसर बन गया बी हमारा 2100।
और अगर वो बोलता है एसओएफपी में क्या आएगा, तो एसओएफपी में ये आएगा करंट लायबिलिटी में अदर पेएबल के नाम से, जो अभी तक हमने पे नहीं किए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हर पेपर के 4 मुश्किल सवाल आपको करा रहा हूँ, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अश्विन स्टार्टेड अ बिजनेस एज अ टैक्सी ड्राइवर ऑन 1 जनवरी। सही है जी। टैक्सी की कॉस्ट कितनी थी बेटा 1 जनवरी में? $5,000 की इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट कर लेते हैं। एंड ही पेड 100 इनटू बिजनेस अकाउंट। तो बेटा बैंक में कितने पैसे डाले? 100। ही डज नॉट कीप एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जब भी बोले डज नॉट कीप एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इसका मतलब बेटा सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का ये सवाल है। ईयर एंड पे कह रहा है ही हैड 1750 इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। ईयर एंड पे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए थे? 1750। जो टैक्सी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी अब? 4000 डेप्रिशिएट हो गई होगी ना टैक्सी, जो $5000 की खरीदी थी। अब ऊबर पे चला रहा है, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू गिर गई। और ओ कर रहा है, ओ का मतलब ये लाइबिलिटी है, गैराज रिपेयर कराया था, उसके पैसे अभी तक दिए नहीं। और ड्राइंग दी हुई है बेटा हमें कितनी? 1600। और रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉफिट निकालना है। अब सवाल ये आता है यहाँ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकालने का बेटा एक तरीका तो ये है कि आप बनाएं इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सही है, लेकिन सर अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी या बना नहीं सकते, तो फिर दूसरा तरीका भी है एक प्रॉफिट निकालने का। और वो कौन सा तरीका सर? वो है आपका एसओएफपी वाला जो मेथड होता है। अगर आपको याद हो, सबसे पहले एसओएफपी में कैपिटल कैसे आता है बेटा? सबसे पहले आता है ओपनिंग कैपिटल, याद है एसओएफपी में। फिर अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे ड्यूरिंग द ईयर, तो उससे हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट से बहुत रेयर होती है ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस तरह के सवालों में कभी कभार दी हुई होती है। फिर अगर बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर होगा, तो उसको हम प्लस करेंगे। प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, और अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, उससे कैपिटल कम हो जाता। फिर जो ड्राइंग्स होती है बेटा, उससे भी हमारा कैपिटल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जो बच जाता है बेटा कैपिटल, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहलाता है भाई? क्लोजिंग। तो सर अगर हमें बाकी सारी चीज़ें गिवन हो, तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं? बिल्कुल। सर देखते हैं ओपनिंग कैपिटल कैसे आएगा। कैपिटल का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़िए। एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो अगर हमें बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो एसेट्स भी हम ओपनिंग एसेट्स लेंगे, और लायबिलिटी भी क्या लेंगे? ओपनिंग लायबिलिटी लेंगे। ये ओ ए का क्या मतलब है? ओपनिंग एसेट्स। ओ एल का मतलब है ओपनिंग लायबिलिटीज। तो अगर आप देखो, साल के शुरू में एसेट क्या था? टैक्सी थी और बैंक बैलेंस था। तो टोटल कितना एसेट थे बेटा साल के शुरू में? सही, कोई लायबिलिटी नहीं थी। तो जितने एसेट्स होंगे बेटा, वही हमारा क्या होगा? कैपिटल। कितना कैपिटल हो गया साल के शुरू में? 5100। क्या ड्यूरिंग द ईयर ओनर ने कोई और पैसा इन्वेस्ट किया? अश्विन ने नहीं इन्वेस्ट किया। और अगर आप देखो प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, वो हमें गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करना है रिवर्स वर्किंग करके। सर क्या ड्राइंग गिवन है? बिल्कुल ड्राइंग गिवन है। कितनी है बेटा ड्राइंग? अगर आप देखें 1600। और अगर आप देखिए बेटा, क्या क्लोजिंग कैपिटल गिवन है या निकालना है? सही, क्लोजिंग कैपिटल बेटा निकाल सकते हैं। अगर ओपनिंग कैपिटल ले रहे थे, तो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ओपनिंग लिया था। अगर क्लोजिंग कैपिटल ले रहे हैं, तो एसेट्स भी बेटा क्लोजिंग एसेट्स होंगे, और लायबिलिटी भी क्या होगी? क्लोजिंग लायबिलिटी। दोनों चीज़ें बेटा क्लोजिंग आ जाएंगी। यह है क्लोजिंग एसेट्स, ये है क्लोजिंग लायबिलिटी। सही है। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं है, बल्कि क्लोजिंग एसेट क्लोजिंग लायबिलिटी है। तो अगर आप देखें बेटा, सवाल में एसेट्स कितने दिए हुए हैं, ईयर एंड पे बताओ। ईयर एंड पे बेटा बैंक बैलेंस कितना हो गया? 1750। और इसके अलावा टैक्सी कितने की हो गई बेटा? टैक्सी हो गई 4000 की, प्लस कर दें। और ओड क्या होता है? लाइबिलिटी, वो माइनस कर दें। कितना बेटा रह गया? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल रह गया 5700। क्या रिवर्स वर्किंग करके बेटा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से चलेंगे, जो ड्राइंग माइनस हो रही है उसको क्या कर देंगे? प्लस। और जो बेटा प्रॉफिट सॉरी एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो प्लस हो रहा है, उसको क्या कर देंगे? माइनस। और जो ओपनिंग कैपिटल प्लस हो रहा है, उसको भी कर देंगे माइनस। 5700 में 1600 प्लस कर दें, और ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे, और कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रॉफिट फॉर द ईयर 2200 आंसर है। और अगर नेगेटिव आता तो वो क्या कहलाता? लॉस फॉर द ईयर। इसकी लॉजिक भी समझ लें बेटा। लॉजिक क्या है? आप ये सोचें, आप अश्विन है, ये आपका अपना बिजनेस है, आपका इतना कैपिटल है बेटा ईयर एंड पे, और अगर आपने इस साल इतनी ड्राइंग की है, और बताओ अगर ड्राइंग ना करते, तो कैपिटल ज़्यादा होता या कम होता?
ड्राइंग ना करते तो सर कैपिटल ज़्यादा होता, कितना कैपिटल होता? 7300। 7300 बेटा कैपिटल ईयर एंड पे अगर ड्राइंग ना करते और शुरू में कैपिटल कितना था? 51, तो बेटा कितने से कैपिटल बढ़ गया? 2200। अब कैपिटल बढ़ने की दो ही वजह होती है, या तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पूरे का पूरा प्रॉफिट है, और अगर ये बोलता 2000 तो हमने इन्वेस्ट किए होते तो फिर सिर्फ 200 प्रॉफिट आ जाता, वो भी माइनस हो जाता 2000। समझ में आ गया? तो जब भी बेटा सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होगा और इनकम स्टेटमेंट बनाए बगैर अगर प्रॉफिट निकालना है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगला पेपर है बेटा अक्टूबर नवंबर का 23, जो कि है वेरिएंट 1-2। तो देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। कह रहा है बेटा अ चेक रिसीव फ्रॉम डी पॉसन। सही, कस्टमर होगा बेटा डी पॉसन जो कि हमारा रिसीवेबल है, उससे चेक रिसीव हुआ, करेक्टली डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। क्या कह रहा है बेटा, कस्टमर से पैसे रिसीव हुए तो हमने क्या कर दिया, करेक्टली डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट। सही है, और उसके बाद क्या हुआ बेटा, बैंक को हमने डेबिट कर दिया। सही है, बैंक को डेबिट किया तो जो कस्टमर है उसको क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या गलती की बेटा, हमने क्रेडिट कर दिया डी पर्सन को एक ट्रेड पेबल को। सही, बेटा देखें हुआ ये कि हमने जो है वो कस्टमर को हमें बताना है अफेक्ट क्या होगा करेक्टिंग दिस एरर। तो बेटा यहाँ पे एक टेक्निक है जो मैं अक्सर बताता हूँ, और शायद आपके भी टीचर ने बताई होगी अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा है तो। वो ये है टेक्निक, अगर मुश्किल एरर्स हो ना तो उसके लिए ये टेक्निक यूज़ कर लिया करो, वो है ओ ई सी। ये तो खैर इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ। ओ ई सी, ओ ई सी का क्या मतलब होता है बेटा, ओ का मतलब होता है ओरिजिनल। सही, ये वो नहीं है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल का मतलब बेटा एंट्री बननी क्या चाहिए थी, एरर का मतलब हमने क्या गलती की, और करेक्शन का क्या मतलब अब इसको सही कैसे करें। ओरिजिनल का मतलब बेटा एंट्री बननी क्या चाहिए थी, एरर का मतलब हमने क्या गलती की, और करेक्शन अब इसको सही कैसे करें। पहली बात ये बेटा, चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से तो क्या एंट्री बनानी चाहिए थी बेटा, बैंक डेबिट करना चाहिए था। और जो कस्टमर है बेटा उसका नाम क्या है, डी पॉसन, अजीब सा नाम है। डी पर्सन जो है उसका अकाउंट क्या करना चाहिए था, क्रेडिट करना चाहिए था। हमने क्या गलती की बेटा बताओ, करेक्टली डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसका मतलब बेटा बैंक डेबिट होना चाहिए था, बैंक को हमने भी डेबिट किया, इसमें कोई मस्ती नहीं की हमने, लेकिन हमने गलती से सप्लायर को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया, सप्लायर का नाम है पी डॉसन। सही, डी पॉसन पी डॉसन। सही, सप्लायर को हमने क्रेडिट कर दी, तो पता चला बेटा हमने कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था। सही है, लेकिन हमने गलती से क्या कर दिया, सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, सप्लायर को बढ़ा दिया लायबिलिटी। अब हमसे करेक्शन पूछ रहा है तो अब इसको करेक्ट कैसे करें। सवाल ये आता है सर बैंक डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल डेबिट होना चाहिए था। क्या हमने बैंक को डेबिट किया है, बिल्कुल किया है, तो बैंक अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई करेक्शन नहीं होगी। अब आप देखें कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए था, क्या हमने कस्टमर को क्रेडिट किया, नहीं किया। तो पता चला बेटा ये जो कस्टमर है इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मैं वैसे तो नाम लिखना चाहिए, लेकिन मैं नाम नहीं लिख रहा अभी। सही है, तो बस कस्टमर को हम क्रेडिट करेंगे। और अब आप देखो बेटा, क्या ये सप्लायर को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं, सप्लायर को बेटा क्रेडिट नहीं करना चाहिए था। तो ये जो सप्लायर है जिसको गलती से क्रेडिट किया था, अब उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब आप बताएं बेटा जो करेक्टिंग एंट्री है इसमें हम सप्लायर लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं, डिक्रीज, और जो कस्टमर एसेट है उसको भी कम कर रहे हैं। क्या दोनों को कम करना है बेटा, करेक्शन में दोनों को कम कर रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, करेक्शन में दोनों को कम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ओ ई सी टेक्निक जो है वो समझ में आ गई, दोनों को डिक्रीज कर। अगला सवाल बेटा, आरिडीन जो भी है प्रिपेयर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31st December each year. ओके भाई, शी वैल्यूज ऑल हर इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑन 31st December. सारी इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू कर रहे हैं, कॉस्ट पे। इवन दो सम इन्वेंट्री जिसकी कॉस्ट क्या थी 500 हैड अ नेट रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ 350। तो बेटा अब यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल आ रहा है, और आपको पता है जब भी हम इन्वेंट्री वैल्यू करते हैं बेटा तो किस पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से लोअर पे वैल्यू करते हैं। याद है, इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। सही है, और ये जो हमें कॉन्सेप्ट है इसका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। और आपको एक और चीज़ भी याद होनी चाहिए बेटा कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है वो कैसे आती है, कॉस्ट के अंदर दो चीज़ें आती हैं।
एक तो आ जाती है बेटा परचेज प्राइस, जितने में हमने खरीदी इन्वेंट्री की, सही है, परचेज कॉस्ट। और एक और चीज़ भी बेटा ऐड हो जाती है कॉस्ट में, वो है कैरेज इनवर्ड। क्या ऐड हो जाती है? कैरेज इनवर्ड। तो अगर सवाल में बेटा कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ होता तो उसको भी हम अज्यूम करते ये कॉस्ट का पार्ट है, तो उसको कॉस्ट में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ होती है सर एनआरवी। एनआरवी कैसे आता है बेटा? नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, ये होता है फेयर वैल्यू, जिसको सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं। आज अगर हम ये यूनिट बेचेंगे तो कितने में बिकेगा, ये इसकी फेयर वैल्यू या सेलिंग प्राइस है। इसमें से एक चीज़ माइनस करनी होती है सर हमें, प्लस नहीं बल्कि माइनस, वो होती है कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल का मतलब क्या होता है बेटा? आज अगर हम ये इन्वेंट्री बेचेंगे तो इसको बेचने में क्या-क्या खर्चा होगा। अब इसमें कॉस्ट टू सेल में क्या आ जाता है? इसमें कैरेज आउटवर्ड भी आ जाता है, सही है, कॉस्ट टू सेल के अंदर कैरेज आउटवर्ड। इसके अंदर और क्या आ जाता है बेटा? कैरेज आउटवर्ड के अलावा इसमें पैकिंग कॉस्ट भी आ जाती है, अगर प्रोडक्ट को पैक करना ज़रूरी है, सही है, पैकेजिंग कॉस्ट भी आ जाती है। इसमें डिलीवरी कॉस्ट भी आ जाती है, सही। कैरेज आउटवर्ड या डिलीवरी एक ही चीज़ होती है। अगर इनकम्प्लीट गुड्स है तो कंप्लीशन कॉस्ट भी आ जाती है। और अगर जो है वो प्रोडक्ट ख़राब हो चुकी है तो रिपेयर कॉस्ट भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम माइनस करते हैं किसमें से? सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू में से, तो हमारे पास आ जाती है एनआरवी। तो सिर्फ ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिवीजन कराने के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब यहाँ तो सीधा-सीधा कॉस्ट भी दी हुई है, तो हम अज़्यूम करेंगे अगर कोई कैरेज इनवर्ड है तो वो भी इसमें होगा, और एनआरवी भी दी हुई है तो अज़्यूम करेंगे कोई सेलिंग कॉस्ट है तो वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। अब आप देखें हमने सारी इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रखा है, जो कि गलत किया है। हमें बेटा कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से लोअर लेनी चाहिए। तो सिर्फ एक ही ऐसी आइटम है जिसकी कॉस्ट और एनआरवी में फ़र्क आ रहा है, तो यहाँ पे हम बेटा 500 रखेंगे या 350, यहाँ पे हम रखेंगे 350, हम लोअर वैल्यू लेंगे। तो हमने क्या हरकत की है बेटा? व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस एरर? तो बेटा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी वो एरर का इफेक्ट पूछेगा आपसे, और कभी वो आपसे करेक्शन का इफेक्ट पूछेगा। तो यहाँ पे किसका इफेक्ट पूछ रहा है? एरर का इम्पैक्ट पूछ रहा है या करेक्शन का पूछ रहा है? यहाँ पे एरर का इफेक्ट बताना। तो अगर आप देखो हमें इन्वेंट्री को दोनों में से कौन सी वैल्यू पे रखना चाहिए बेटा? कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से लोअर वैल्यू सिलेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हमने दोनों में से कौन सी वैल्यू ले ली बेटा? हायर वैल्यू ले ली है, सही है, कॉस्ट ले ली जो कि हायर है। एनआरवी गिर गई थी, हमने कॉस्ट ले ली। तो बेटा अगर हमने ज़्यादा पे ले लिया तो हमने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया, ऐसा ही है। तो बेटा इन्वेंट्री ओवर हो जाएगी तो जो टोटल एसेट है वो भी ओवर हो जाएँगे। और याद रखो बेटा जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, अच्छा अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ईयर भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखो कौन से ईयर की बात हो रही है? 21 की। तो सर यहाँ पे 21 है, यहाँ भी 21 है, ख़्याल रखना एग्ज़ामिनर घुमाता है, यहाँ इसने 22 कर दिया। तो अगर आपने गौर से नहीं पढ़ा तो आप 21, 22 समझेंगे एक ही चीज़ है, लेकिन आपको क्लियरली पढ़ना है कि डेट्स भी डली हुई हैं। तो हमने 21 की क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ छेड़छाड़ की है ईयर एंड पे। तो बेटा क्लोजिंग इन्वेंट्री जितनी ज़्यादा होगी उतना ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ए आंसर। क्लोजिंग सर जितनी ज़्यादा होती है, क्लोजिंग प्लस होती है, माइनस होती है कॉस्ट ऑफ सेल निकालते वक़्त? क्लोजिंग सर माइनस होती है। जितनी बड़ा अमाउंट हम माइनस करेंगे, उतनी कॉस्ट ऑफ सेल बेटा कम हो जाएगी, जितनी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, उतना प्रॉफ़िट हमारा बढ़ जाएगा। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफ़िट भी ओवर हो गया इस साल का, नेट प्रॉफ़िट भी ओवर हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है बेटा? ये इसलिए गलत है कि इस साल की जो क्लोजिंग होगी, वो अगले साल जाके क्या बन जाएगी? ओपनिंग। तो इस साल की क्लोजिंग बढ़ गई तो अगले साल की ओपनिंग बढ़ जाएगी 22 की, और जितनी ओपनिंग ज़्यादा होगी उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। 2022 का अगले साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। बस एक बात बेटा ज़हन नशीन कर लें, सही है? और वो ये पॉइंट टू टेक होम ये है, अब तो ऑलरेडी होम है बहरहाल, सही है, वो ये बात है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितनी क्लोजिंग ज़्यादा होगी उतना प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, और जितनी क्लोजिंग कम होगी उतना प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का आपस में डायरेक्ट रिश्ता है, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप है, सही है। अब आप देखें बेटा, अगर अगले साल का प्रॉफिट कम हो गया, सही है, तो बस अच्छा हमें तो अगले साल का नहीं बताना, हमें तो इस साल का बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? इस साल ये आंसर हो गया, ए आंसर हो गया।
आ जाते हैं बेटा, अब जो है वो 19 का आंसर हो गया ए। 22 पे जाते हैं बेटा क्वेश्चन पे, जोश एंड कैरन। सही है, जे और के दो पार्टनर्स हैं बेटा, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या है, 3:2। तो जोश का रेशो क्या होगा, 3/5, और के का कितना होगा बेटा, 2/5। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल कितना है बेटा, इंटरेस्ट इज अलाउड है एट द रेट 5%। ओके, और बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है यहाँ पे, जो पार्टनर जितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा हम उसको इंटरेस्ट देंगे 5%। सैलरी बेटा हमने जॉश को देनी है कितनी, सैलरी देनी है 10,000 पर एनम। ये किसकी सैलरी है, जॉश की। रेजिडुअल प्रॉफिट जो होता है बेटा आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट कितना है, 20,000। रेजिडुअल प्रॉफिट इसने मैं खुद बता दिया। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वर, तो कैपिटल भी बता दिया, जोश का कैपिटल है 60 और केरन का कितना है 40। रिक्वायरमेंट है बेटा, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू जॉश करंट अकाउंट, क्या बताना है आपने, करंट अकाउंट में टोटल अमाउंट क्रेडिट कितना हो। सही है, अब जरा देखते हैं बेटा ये सवाल कैसे होगा। पहले तो आपको करंट अकाउंट बनाना आना चाहिए बेटा। करंट अकाउंट कैसे बनता है, करंट अकाउंट ऐसे बनता है बेटा कि सिर्फ हमने जोश का बनाना है, करंट अकाउंट जोश का। तो ज़रा सीख लेते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। अगर ओपनिंग बैलेंस बेटा आपका होता डेबिट तो वो डेबिट पे आ जाता, सही। और अगर ओपनिंग बैलेंस होता क्रेडिट तो क्रेडिट पे आ जाता। यहाँ तो खैर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, लेकिन अगर दिया होता तो ओपनिंग अगर नॉर्मल होगा तो क्रेडिट पे आएगा, और अगर एबनॉर्मल होगा तो वो फिर बैलेंस बीडी डेबिट पे आ जाएगा। अगर ओपनिंग बैलेंस बेटा नॉर्मल वाला क्रेडिट पे आ रहा है तो क्लोजिंग कहाँ आएगा, डेबिट पे। जो चीज़ें हमने पार्टनर को देनी है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होंगी। हमसे यही पूछा हुआ है टोटल क्रेडिट क्या होगा। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है क्रेडिट पे, एक सैलरी आती है, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, एक और भी चीज़ आती है बेटा क्रेडिट पे, वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। और जो चीज़ें हमने पार्टनर को दे दी वो डेबिट पे आएंगी। ऑल्दो इस सवाल में डेबिट मांगा नहीं है, लेकिन अगर मांगे तो ड्राइंग आ सकता है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ सकता है, और शेयर ऑफ लॉस भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डेबिट पे। हमें बताना है कौन सी चीज़ें क्रेडिट पे आएंगी। सही है, ओपनिंग बैलेंस या है नहीं, तो इसके लिए बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनता है, उसके बगैर आप करंट अकाउंट नहीं बना सकते। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा कैसे बनता है, स्टार्ट करेंगे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर्स। क्या इस सवाल में बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है, नहीं गिवन। हमें तो डायरेक्टली सर, वैसे आपको मैं फॉर्मेट बता देता हूँ, प्रॉफिट फॉर द ईयर में फिर हम ऐड कर देते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि है नहीं, लेस कर देते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर हमें जो है वो निकालना पड़ेगा बिल्कुल। और उसके बाद और क्या चीज़ आती है बेटा, वो और आ जाता है लेस सैलरी। क्या आ जाती है, सैलरी। और फिर एंड में जो बच जाता है बेटा वो कहलाता है रेजिडुअल प्रॉफिट या रेजिडुअल लॉस। लेकिन अगर आप देखो इस सवाल में इसने हमें डायरेक्टली दे दिया रेजिडुअल प्रॉफिट, दिया हुआ है रेजिडुअल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी एंड इंटरेस्ट, कितना दिया हुआ है 20,000। अब ये जो रेजिडुअल प्रॉफिट बच गया बेटा ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट जे और के में। किस रेशो में होगा भाई, जोश और केरन में। रेशो है 3/5 2/5, तो 3 और 2 के रेशो में डिवाइड हो जाए। लेकिन हमें किसका बताना है बेटा, जोश का, तो हम कर देंगे 3/5। तो एक काम करेंगे बेटा 20,000 का लगा देंगे 3/5, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। तो ये 12,000 आ गया बेटा, किसका, जोश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 12,000। तो सॉरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया जोश का 12,000। तो एक तो ये आ गया जोश को जो मिलेगा। और क्या चीज़ मिल रही है बेटा जोश को, सैलरी मिल रही है। सैलरी देनी है तो वो आ जाएगी बेटा सैलरी यहाँ पे 10,000। और क्या मिलेगा बेटा जोश को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। क्या ये बता रहा है जोश का कैपिटल कितना है, बिल्कुल बता रहा है बेटा, जोश का कैपिटल है 60,000। उस पर उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, वो मिलेगा 5%। तो लगा दें 5% 3,000। तो ये सारी चीज़ें हमने जोश को देनी है तो ये क्रेडिट पे आ जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं। जो चीज़ें दे देते हैं वो डेबिट पे आ जाती। तो हमें बताना है टोटल अमाउंट क्रेडिट क्या होगा, तो इन तीनों को ऐड कर लेना। टोटल अमाउंट क्रेडिट क्या हो रहा है, 3,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000, टोटल कितना क्रेडिट हो रहा है बेटा, 25K। तो आंसर क्या बन गया बेटा, डी आ गया। सही है जी, तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन सॉरी करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें क्रेडिट पे आएंगी। तो इससे देखें आपका रिवीजन हो गया थोड़ा सा पार्टनरशिप का। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बिजनेस हैड द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज।
अगर आप देखें कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दी हुई हैं जिसमें बेसिकली करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ दी हुई हैं। देखें क्या दिया हुआ है बेटा, इन्वेंट्री दी हुई है हमें, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। द ओनर प्लान टू पे सम ऑफ हिज ओन फंड्स इनटू द बिजनेस अकाउंट टू इंक्रीज द करंट रेशो टू 2:1। ओनर क्या चाह रहा है बेटा? अब ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। क्या ओनर जो है वो कुछ और पैसे लगाना चाह रहा है। अगर आप देखो बैंक जो है यहाँ इंपॉर्टेंट है, बैंक हमारा जा रहा है माइनस में, ओवरड्राफ्ट में जा रहा है। तो ओनर कुछ पैसे लगाना चाह रहा है ताकि हमारा क्या हो, करंट रेशो इम्प्रूव हो जाए। सही, करंट रेशो इम्प्रूव हो जाए। तो आपको बताना है बेटा कितने पैसे ओनर इन्वेस्ट करेगा कि करंट रेशो कितना हो जाए, 2:1। सही है। अब ये कैसे होगा बेटा? अगर तो यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट वाला चक्कर नहीं होता, तो फिर ये इतना मुश्किल नहीं था। बेसिकली यहाँ पे हमें करंट रेशो दिया हुआ है बेटा, तो हम क्या यूज़ करेंगे? करंट रेशो का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है सर? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये होता है करंट रेशो का फॉर्मूला। अगर आप देखो करंट रेशो है 2:1, तो इसको हम 2 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है बेटा? हमारे जो करंट एसेट्स होंगे वो ट्वाइस होंगे एज़ कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। हमारे जो करंट एसेट होंगे वो ट्वाइस होंगे एज़ कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे जो है वो ओनर और पैसे लगाएगा, सही है? तो जब ओनर और पैसे लगाएगा, तो सवाल ये आता है कि ये जो हमारा ओवरड्राफ्ट है फिर ये तो कम हो जाएगा ना? सही, या तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा या तो ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। अब ये यहाँ पे मुश्किल बात है कि हम क्या करें कि करंट एसेट्स को एक्स करें या करंट लायबिलिटी को एक्स करें, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल सवाल है। अगर आप देखें इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल हमें दिया हुआ है, सही है, लेकिन हमारा जो ओवरड्राफ्ट है वो अभी श्योर नहीं है। सही है, श्योर इसलिए नहीं है बेटा ओवरड्राफ्ट कि जब ओनर पैसे लगाएगा तो ओवरड्राफ्ट क्या 3100 रहेगा या ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा? जब ओनर और पैसे लगाएगा तो या तो सर ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, या ये भी हो सकता है, जो रेयर चांस है कि ओनर इतने पैसे लगा दे कि ये पॉजिटिव में आ जाएगा। सही, तो हम अज्यूम कर रहे हैं भाई कि ये ओवरड्राफ्ट हमारा कम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि जो चीज़ें अभी हमारे पास हैं वो हम लिख लेते हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में दो चीज़ें हैं, इन्वेंट्री और रिसीवेबल। तो 2+4 कितना है? 6000। तो यहाँ पे बेटा कुछ अजम्पशन ऐसी ली है, अजम्पशन ये ली है कि ओनर जब पैसे लगाएगा तो हमारा जो है वो ओवरड्राफ्ट जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा, पॉज़िटिव में नहीं आएगा। सही है, पॉज़िटिव में नहीं आएगा। तो यहाँ पे करंट लायबिलिटी को हम एक्स कर देते हैं। करंट लायबिलिटी को आपने क्यों एक्स किया सर? क्योंकि अभी जो ओवरड्राफ्ट है बेटा, वो जब ओनर और पैसे लगाएगा तो ओवरड्राफ्ट हमारा चेंज होगा। सही है? ओवरड्राफ्ट चेंज होगा। और अगर हमारा बैंक बैलेंस बेटा यहाँ दिया होता पॉजिटिव, सही है, और वो बोलता ओनर और पैसे लगाएगा, तो हम क्या करते, करंट एसेट को एक्स कर देते और करंट लायबिलिटीज़ हमारी फिक्स रहती। तो फिर जो भी करंट लायबिलिटीज़ हैं, ट्रेड पेबल वगैरह, वो हम लिख देते हैं और करंट एसेट्स को एक्स कर देते हैं। यहाँ पे चूँकि हमारा अभी बैंक ओवरड्राफ्ट में है, तो अब हमारा ओवरड्राफ्ट चेंज हो जाएगा जब ओनर पैसे लगाएगा, तो करंट लायबिलिटी को हम एक्स कर देते हैं। तो क्या सर पहले ये एक्स फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6000 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो क्या आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाएँगी? 6000 डिवाइड बाय 2 करें तो बेटा ये करंट लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 3000। कितनी आ जाएगी? 3000। तो करंट लायबिलिटीज़ आ गई बेटा हमारे पास $3000 आ गई। तो ये आ गई करंट लायबिलिटी। अब अगर आप देखो कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा करंट रेशो हो जाए 2:1, करंट रेशो कितना हो जाए बेटा? 2:1। तो इसका मतलब ये है, अगर करंट रेशो 2:1 आपने करना है, तो हमारी करंट लायबिलिटीज़ कितनी हो जानी चाहिए? 3000। अब आप देखो करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं? हमारे पास 2 चीज़ें होंगी बेटा, एक होगा बैंक बैलेंस और एक होगा अ, एक ओवरड्राफ्ट होगा और एक ट्रेड पेबल होगा, ऐसा ही होगा? तो 3000 में से बेटा अगर मैं माइनस कर दूँ क्या चीज़? ट्रेड पेबल। 3000 में से अगर ट्रेड पेबल माइनस कर दूँ तो कितना हो जाएगा बताएँ? बेटा मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अगर करंट लायबिलिटी 3000 है जिसमें से ट्रेड पेबल तो फिक्स रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि हमारा ओवरड्राफ्ट बाद में 3100 से कम होके कितना हो जाएगा?
1900 हो जाएगा। थोड़ी-सी मुश्किल बात है कि अगर टोटल आप बोल रहे हो करंट लायबिलिटी 3000 हो जाएँगी, तो ट्रेड पेएबल में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, सिर्फ़ ओवरड्राफ्ट में चेंज होगा। तो 3000 में से ट्रेड पेएबल हटा दें, तो बताएँ ओवरड्राफ्ट कितना बच गया? ओवरड्राफ्ट बच गया सिर्फ़ और सिर्फ़ 1900, और अभी ओवरड्राफ्ट कितना है बेटा बताओ? 3100। तो अब ओनर कितने पैसे लगाए कि ओवरड्राफ्ट 31 से 1900 पे आ जाए? तो देखें, अब 1900 और 3100 का डिफरेंस लेंगे, तो $1200 ओनर और लगाएगा, सही है? तो आंसर आ रहा है बेटा 1200। थोड़ी-सी मुश्किल बात है। ओनर अगर 1200 और लगाएगा, तो ये जो ओवरड्राफ्ट है 3100, ये कम होके कितना रह जाएगा? जब ओनर 1200 इन्वेस्ट करेगा, तो ये बेटा हमारा रह जाएगा 1900 रह जाएगा, ऐसा ही है ना? 1900 का ओवरड्राफ्ट रह जाएगा और ट्रेड पेबल होगा 1100, दोनों को ऐड करेंगे तो करंट लायबिलिटी हो जाएगी 3000। तो देखें, काफ़ी मुश्किल सवाल था, ख़ास तौर पे ओ लेवल में जो है वो के हिसाब से मुश्किल सवाल था। अगला पेपर है, आई गेस ये लास्ट पेपर है हमारा अक्टूबर-नवंबर का 23 का, सही है ना? 23 का लास्ट पेपर है। कह रहा है कस्टमर ने हमें पे किया 15,600 टू अ सप्लायर आफ्टर रिसीविंग 2.5% कैश डिस्काउंट एंड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। कस्टमर बेटा जब पैसे दे रहा है, तो पहले वो डिस्काउंट जो है वो माइनस कर रहा है, सही है? और फिर क्या कर रहा है, वो ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस कर रहा है। बेटा व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द इनवॉइस एंटर्ड इन द परचेज जर्नल? तो अब कस्टमर जो है वो अपने पास जो परचेज रिकॉर्ड करेगा, वो कितनी रिकॉर्ड करेगा? सवाल ये आता है बेटा, कस्टमर जो पे कर रहा है अपने सप्लायर को, कितने पे कर रहा है? 15,600। तो बेटा पेमेंट के वक़्त हमने कौन सा डिस्काउंट माइनस किया होगा? हमने डिस्काउंट माइनस किया होगा 2.5%। तो ये जो 15,600 है, ये हम 100% पे कर रहे हैं, या 2.5% हमें डिस्काउंट मिल रहा है जल्दी पैसे देने के ऊपर? हमें डिस्काउंट मिल रहा है जल्दी पैसे देने के ऊपर, सही है? लेकिन हमने बताना है कि परचेज़ जर्नल में कितना रिकॉर्ड हुआ होगा। सवाल ये आता है बेटा, जब भी याद रखो, सेल्स जर्नल हो या परचेज़ जर्नल हो या सेल्स रिटर्न जर्नल हो या परचेज़ रिटर्न जर्नल हो, सिर्फ़ इसमें कौन-सा डिस्काउंट माइनस होता है? ट्रेड डिस्काउंट। ये जो बेटा कैश डिस्काउंट है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है, इसका कोई काम नहीं है। कैश डिस्काउंट तो बेटा जब रिकॉर्ड होता है, जब हम कैश बुक में एंट्री बनाएँगे, डिस्काउंट रिसीव जो आएगा, अभी सिर्फ़ कौन-सा डिस्काउंट माइनस हुआ होगा? ट्रेड डिस्काउंट, सही है? लेकिन यहाँ पे हमें बताना है परचेज़ जर्नल, सही है। अच्छा, अब देखें, सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमने ये वाला डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट ऑलरेडी रहने देना है, लेकिन ये वाला डिस्काउंट जो है वो हमने यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये आता है, क्या ये जो 15,600 है, क्या इसमें 2.5% माइनस हो चुका है या नहीं हुआ? हो चुका है। तो बेटा अगर हमने पेमेंट की है 15,600, तो हमने गुड्स क्या 15,600 में खरीदी होंगी? नहीं। ये जो 15,600 है बेटा, ये आफ्टर 2.5% है, तो ये कितना परसेंट होगा? ये होगा 97.5%। कैसे निकाला सर 97.5? 100 में से अगर 2.5 माइनस करें, या 1/2 क्या होता है? ये होता है 0.5। तो कितना बच गया बेटा? 97.5। ये जो 15,600 है, अगर ये 97.5 है, अगर इसको हम डिवाइड कर दें बेटा 97.5 से, तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 16,000। कितना आ जाएगा? 16,000। तो इसका मतलब बेटा याद रखो, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे ग्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। सही है? क्यों ज़रूरत नहीं है? इसका मतलब बेटा एक होती है लिस्ट प्राइस, सही है? लिस्ट प्राइस में से पहले क्या माइनस करते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट, फिर क्या माइनस करते हैं? कैश डिस्काउंट, और फिर आती है पेमेंट। जैसे अगर मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ, अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो आंसर तो इसका 16,000 है। बेटा देखिए, होता ये है कि सबसे पहले जब हम गुड्स बाय करते हैं, तो हमें बताई जाती है लिस्ट प्राइस इतनी है कि यार इतनी इसकी नॉर्मल प्राइस है। नॉर्मल प्राइस में से हम क्या माइनस करते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। कितना माइनस किया होगा बेटा यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट? 20%। तो उसके बाद बेटा लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ जाती है वो ये आ जाती है। उसके बाद हम माइनस करते हैं बेटा कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, जो कि अर्ली पेमेंट के वक़्त माइनस होता है 2.5%, सही है? जब वो भी माइनस हो जाता है, तो फाइनल हम पेमेंट करते हैं सप्लायर को इतनी। तो यहाँ बेसिकली वो रिवर्स वर्किंग आपसे करवा रहा है, और हमने एक्चुअली बेटा पेमेंट कितनी की है सप्लायर को बताओ? 15,600। लेकिन जो 15,600 दिया, क्या इसमें डिस्काउंट माइनस हो चुका था? बिल्कुल। तो इसका मतलब बेटा हमने ग्रॉस करके निकाल लिया 16,000। तो बेसिकली बेटा 16,000 पे उसने हमें डिस्काउंट दिया था 2.5%। क्यों? क्योंकि हम टाइम पे पैसे दे रहे थे। तो कितना डिस्काउंट दिया था बेटा उसने हमें? 400।
और हमने एक्चुअली पेमेंट इतनी की। तो अब अगर इसको हमने क्रॉस करना हो तो कर सकते हैं। अगर 20% बेटा ये था तो 80% ये होगा ऐसा। तो ये जो बेटा 16,000 जो आ रही है वो 80% आ रही है आफ्टर डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। तो 16,000 को अगर हम डिवाइड कर दें 80% से तो लिस्ट प्राइस आ गई 20,000, और 20,000 का 20% लगा लें तो ये आ गया 4,000। तो देखिए मैंने आपको पूरा जो है इसका ब्रेकअप बता दिया। अब हुआ ये कि जब हम गुड्स खरीदने गए तो उसने बोला सर इसका प्राइस लिस्ट का रेट है 20,000। हमने बोला यार ये प्राइस लिस्ट हमें क्या दिखा रहे हो, हम तो रेगुलर कस्टमर है, देने वाली बात करो, हमें कितने का दोगे? तो उसने बोला हाँ सर मैं तो आपको जानता हूँ, आपकी तो अपनी दुकान है ना, तो आपके लिए 20% डिस्काउंट है। तो उसने हमें गुड्स कितने में दी बेटा? 16,000 में। और हमने बोला अगर हम टाइम पे पैसे दें, जल्दी पैसे दें तो कितना डिस्काउंट होगा? तो वो कहता है यार आप मेमन तो नहीं हो? मेमन तो नहीं हो? तो हमने बोला हाँ मेमन ही है, बताओ कितना डिस्काउंट होगा? उसने बोला यार चलो सही है, अगर आप टाइम पे पैसे दोगे तो 2.5% मजीद डिस्काउंट दूंगा, जो कि 20,000 पे नहीं होगा, 16,000 पे होगा। तो 400 का मजीद डिस्काउंट है, और एक्चुअली हमने पे कितने किए? 15,600। लेकिन हमें ये बताना है बेटा हमने जो गुड्स परचेज की होंगी वो कितने में की होंगी? तो हमने 16,000 पे परचेज की होंगी, 20 पे नहीं की होंगी। तो याद रखें जब भी जर्नल में एंट्री होती है सेल्स परचेज, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होता है, आफ्टर कैश डिस्काउंट नहीं होता। तो देखिए मुश्किल सवाल था, आंसर आ गया सी। आगे बात बढ़ाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट विच शोज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 36,000। तो कह रहा है बेटा ड्राफ्ट अकाउंट्स जो है वो दिए हुए हैं, ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट दिया हुआ है 36,000। सही है जी। कह रहा है चेक ऑफ द बुक्स रिवील्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चेक ऑफ द बुक्स मतलब चेकिंग किए, और वो कह रहा है करेक्टेड प्रॉफिट बताना है। होता ही है बेटा जब आप कोई एरर्स करते हैं तो आपका प्रॉफिट गलत हो जाता है। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये कौन सा है बेटा? ये ड्राफ्ट प्रॉफिट है। ड्राफ्ट प्रॉफिट बेटा कौन सा प्रॉफिट होता है जिसमें कोई एरर्स हैं। अब हम एक एक करके बेटा ये एरर्स को फिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिवाइज या करेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे बेटा ड्राफ्ट प्रॉफिट से जो क्या आ रहा है 36। कह रहा है ड्राइंग किए ओनर ने कितनी 900 हैव बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। बेटा वेजेस या सैलरी अकाउंट में सिर्फ वो सैलरी या वेजेस आती हैं जो हमने एम्प्लॉयज़ को दी हैं, ओनर की इसमें नहीं आती। तो अगर हम ओनर बेटा ड्राइंग कर रहा है तो ये वेजेस अकाउंट में नहीं डालेंगे, तो अब हम वेजेस को कम करेंगे और ड्राइंग को बढ़ा देंगे। जब बेटा वेजेस कम होगी जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कितना प्रॉफिट हो गया बेटा अभी तक? 36,900। कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज इंक्रीज बाय 20% एट ईयर एंड। क्या कह रहा है बेटा? ईयर एंड पे प्रोविजन इंक्रीज हो गया, 20 से 20 से इंक्रीज हो गया, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में हमने टोटल प्रोविजन चार्ज कर दिया जो कि ईयर एंड पे आ रहा था 260। तो हमने बेटा गलत किया, हमें प्रोविजन चार्ज करना चाहिए था कितना? 20 का सिर्फ इंक्रीज चार्ज करना चाहिए था एक्सपेंस में, लेकिन हमने कितना प्रोविजन चार्ज कर दिया एज एन एक्सपेंस? 260। तो सर ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर दिया है कम? ज़्यादा कर दिया सर। 20 के बजाय 260 कर दिया। कितना ज़्यादा कर दिया बेटा? 240 ज़्यादा कर दिया। तो जितना बेटा हमने ज़्यादा प्रोविज़न चार्ज किया अब उतने से इसको कम कर देते। सही है? 20 के बजाय बेटा हमने 260 चार्ज कर दिया। कितना ज़्यादा चार्ज कर दिया? 240। 240 बेटा प्रोविज़न कम करेंगे, जब प्रोविज़न कम हो जाएगा तो हमारा एक्सपेंस जब कम होगा तो प्रॉफ़िट बढ़ जाएगा कितने से? 240 से। आगे कह रहा है जो डिस्काउंट अलाउड था बेटा टोटल वो कितना था? 140 फॉर 1 मंथ। 1 महीने का डिस्काउंट था बेटा, हैड नॉट बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। कह रहे बेटा डिस्काउंट अलाउ किया था कितना? 140 फॉर 1 मंथ बेटा 1 महीने का डिस्काउंट था, हैड नॉट बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। मतलब क्या है बेटा? डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हम रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। बेटा जब एक्सपेंस बढ़ जाएगा 140 से तो प्रॉफिट कम हो जाएगा 140 से। कितना प्रॉफिट रह जाएगा बेटा? 37,000। इस तरह के सवाल काफ़ी मुश्किल होते हैं बेटा। अगर आप देखें 3 एडजस्टमेंट्स हैं और ये ड्राफ्ट प्रॉफिट है, अगर 3 में से आपने एक भी एडजस्टमेंट गलत कर दी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं बेटा। क्या कह रहा है? अ वैन ओरिजिनली कॉस्ट 11,500। वैन बेटा ओरिजिनली बाय कितने में की थी? 11,500 एंड हैव बीन डिप्रिशिएटेड बाय 9,000।
बेटा वैन ओरिजिनली बाई की थी 11,500 और उसको हमने डिप्रिशिएट कर दिया अभी तक कितने से, ये अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन होगी 9,000, और वैन वाज सोल्ड फॉर 2750 और बेची कितने में 2750। हमें बताना है प्रॉफिट या लॉस कितना होगा जो कि शो होगा डिस्पोजल अकाउंट में। तो पहले तो बेटा प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट पे बाद में आते हैं। सही है, प्रॉफिट या लॉस कैसे आता है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम एसेट की लेते हैं कॉस्ट, कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे बेटा, अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो क्या चीज़ आ जाती है बेटा, एनबीवी, जिसको कैरिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। एनबीवी में से माइनस करेंगे प्रोसीड्स जितने में हमने बेचा, तो क्या आ जाता है बेटा, प्रॉफिट या लॉस। तो अब हम देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले जो वैन हमने बेची इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी बेटा, 11,500। वो अभी तक कितने से डिप्रिशिएट हो चुकी थी बेटा, बाय 9,000। तो कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो क्या एनबीवी आ जाएगी, बिल्कुल एनबीवी आ गई बेटा 2,500। और 2,500 की चीज़ कितने में बिक गई बेटा, 2750 में बिक गई। तो बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेच दी या कम में, तो सर ज़्यादा में बेच दी। कितने ज़्यादा में बेच दी बेटा, 250। अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा में बिकी तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर बुक वैल्यू से कम में बेचते, 2,000 में बेच देते तो लॉस होता। तो पहली बात तो ये प्रॉफिट है। अब सवाल ये आता है ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इनकम स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है डेबिट होगा या क्रेडिट, या डिस्पोजल में पूछ रहा है, ये डिस्पोजल में पूछ रहा है। तो बेटा प्रॉफिट की डबल एंट्री क्या बनती है, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होता है और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। तो बेटा ये आंसर होगा बी, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। तो हमें बताना है डिस्पोजल अकाउंट में क्या होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट होगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 34 देखते हैं, जो इसमें हमारे 23 के डिफिकल्ट एमसीक्यूज में लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो ये 5 वेरिएंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। 5 पेपर्स बेसिकली कवर किए हैं 23 के, जिसमें फरवरी मार्च भी कवर किया है और मई जून के दोनों वेरिएंट और अक्टूबर नवंबर के दोनों वेरिएंट्स। कह रहा है जिमी मेड अ क्रेडिट सेल्स ऑफ 98,550। तो कह रहा है बेटा हमने क्रेडिट सेल्स की है कितनी, 98,550। ईच ऑफ द ईयर्स 21 एंड 22, दोनों सालों में सेल्स क्या थी हमारी, बराबर थी। और आगे कह रहा है बेटा 22 में क्या हुआ, जो नेक्स्ट ईयर है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर वाज एग्जैक्टली 2 days शॉर्टर। कह रहा है 22 में रिसीवेबल टर्नओवर हमारा कम हो गया। रिसीवेबल टर्नओवर का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है ऑन एवरेज हमारे कस्टमर हमें कितने दिन में पैसे दे रहे हैं। तो रिसीवेबल टर्नओवर हमारा 2 दिन से कम हो गया 2022 में, जितना पिछले साल था। तो हमने बताना है बेटा चेंज क्या होगा ट्रेड रिसीवेबल्स में। अब देखिए थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, तो अगर आपको मैं बता दूं कि आपने पढ़ा होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला, याद है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, रिसीवेबल टर्नओवर का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल्स, और उसको डिवाइड करते हैं बेटा किससे, क्रेडिट सेल्स से। सही, क्रेडिट सेल्स, और मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा किससे, 365। क्या फॉर्मूला होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स इंटू 365। रिसीवेबल टर्नओवर बेटा अगर हमें निकालना होगा तो ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन अगर होगा तो उसको डिवाइड करेंगे क्रेडिट सेल्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 365 से। अब आप देखो बेटा यहाँ पे रिसीवेबल टर्नओवर उसने हमें पहले ही बता दिया, और ये बता रहा है शॉर्ट था भाई कितने दिन से, बाय 2 days। रिसीवेबल टर्नओवर शॉर्ट था बाय 2 days बता रहा है। कहाँ बता रहा है, ये बता रहा है 2 TWO कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें अगर डिफरेंस दिया हुआ है तो सिर्फ 2 लिख देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल बेटा हमें कितना है वो तो हमें नहीं पता, उसको एक्स कर देंगे। सही है, ट्रेड रिसीवेबल में कितना चेंज आ रहा है वो हमें बताना है 21 और 22 में। क्रेडिट सेल्स बेटा कितनी है वो तो हमें पता है कितनी है, दोनों सालों की सेल्स सेम है, और वो कितनी है सर, वो है 98,550। दोनों सालों की सेल्स कितनी है बेटा, 98,550 इंटू 365। क्या अब हम इसको सॉल्व करके बेटा ये x निकाल सकते हैं, सॉल्व करके हमने x निकालना है। x कैसे निकलेगा बेटा, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें खेलनी पड़ेगी। ये जो 365 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी बेटा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 365। और ये जो डिवाइड हो रहा है बेटा 988,98550, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 98550 जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स।
एक्स का क्या मतलब है, ट्रेड रिसीवेबल। तो बेटा आप देखें कितना आंसर आ गया, 2/365 कर दें, मल्टीप्लाई कर दें 98550 से, तो आंसर आ रहा है 540 आ रहा है। अच्छा अब अगर आप देखो, हमें अगर टोटल रिसीवेबल दिया होता 2021 का या 22 का, सही है, सॉरी, अगर हमें टोटल रिसीवेबल टर्नओवर दिया होता इन टर्म्स ऑफ डेज, जैसे 20 डेज या 50 डेज, तो फिर हम जो है अगर हमें ये 20 या 40 या जितने भी डेज दिए होते हैं तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टोटल आ जाता। लेकिन अब हमें सिर्फ चेंज दिया हुआ है कि रिसीवेबल में दोनों में कितने दिन का फ़र्क है, 21 और 22 में 2 दिन का फ़र्क है। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल में कितना फ़र्क होगा, ये डिफरेंस आ रहा है 540। सही, अब सवाल ये आता है 540 डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा? ये कह रहा है शॉर्टर है, 2022 में शॉर्टर है, इसका मतलब बेटा कस्टमर्स जल्दी पैसे दे रहे हैं। अगर कस्टमर जल्दी पैसे देंगे तो हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। सही है, ट्रेड रिसीवेबल हमारा कम हो गया। इसका मतलब बेटा कस्टमर जब जल्दी पैसे देंगे तो रिसीवेबल बढ़ जाएगा या रिसीवेबल कम हो जाएगा? सर रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप बेटा आपको ये 23 के जो है वो क्वेश्चन समझ में आ गए। इंशाल्लाह जो है वो अगला जो हमारा सेशन है उसमें हम 24 के जो है वो इसी तरह के जो 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, 24 के सारे वेरिएंट्स।